संपदा के अधिकार पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक में कुछ करंट के डाटा हमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने होंगे। पिछले साल भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था, बहुत सेम तो नहीं क्योंकि डाटा सारे चेंज हो चुके हैं, तो नए डाटा के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी को विशेष रूप से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि ये बौद्धिक संपदा का अधिकार होता क्या है, पॉइंट क्या है, सिलेबस क्या है। बौद्धिक संपदा का अधिकार अधिनियम। अब ये अधिकार अधिनियम तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बौद्धिक संपदा होती क्या है इस शब्द पर फोकस कर लेते हैं। इस अधिकार को शब्द को बाद में पढ़ेंगे। तो पहले मूल रूप से समझे कि बौद्धिक संपदा होती क्या है, बौद्धिक संपदा क्या चीज है। ध्यान से सुनिएगा, बौद्धिक संपदा क्या होती है। देखो, बुद्धि मतलब कि जो बुद्धि द्वारा, जो मस्तिष्क की शक्ति द्वारा की जाती है। संपदा माने क्या होता है, संपदा माने हमारे जो असेट्स होते हैं, पूंजी जो होती है, उसे हम कहते हैं संपदा। ये संपदा हिंदी भाषा का थोड़ा कठोर शब्द है या थोड़ा क्लिष्ट शब्द है, तो मैं इसे सरल कर दूं। संपदा के स्थान पर हम पूंजी शब्द उपयोग कर सकते हैं, या इसे और सरल शब्दों में कहें तो ऐसी कोई चीज जिसमें कोई मूल्य निहित होता है, जिसमें मूल्य निहित होता है, उसे हम कहते हैं निहित होता है, उसे हम कहेंगे संपदा। संपदा माने क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर कोई मूल्य निहित हो, उसे हम संपदा या पूंजी कहते हैं। ये प्रश्न आप लोग, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। संपदा शब्द का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर कोई मूल्य निहित है, वो पूंजी कहलाती है। पूंजी और संपदा एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में यूज किए जाते हैं। अब इस शब्द में आते हैं बौद्धिक। बौद्धिक का मतलब है बुद्धि द्वारा। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि द्वारा अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव के मस्तिष्क की जो शक्ति है, मस्तिष्क की शक्ति के आधार पर हम जो भी काम, देखो हमारे पास दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक शारीरिक शक्ति, एक मानसिक शक्ति। शारीरिक शक्ति मतलब जो शरीर से हम करते हैं, जैसे हमने किसी को एक मुक्का मारा, ये शारीरिक शक्ति का पर्याय है। जबकि हमने 2 + 2 को जोड़ दिया, ये हमारे मस्तिष्क की शक्ति को प्रेजेंट करता है। हमने 4 + 4 का गुणा किया, 16 आया। ये गुणा करना, ये जो कैलकुलेशंस है, ये सब क्या कहलाता है, ये सब मानव की मानसिक शक्ति या मानसिक शक्ति का पर्याय है, या उसके रिजल्ट्स हैं, उसके रूप में इनका, या इस शक्ति से ये चीजें बनती है। जैसे मुक्का मारने या बल लगाना जो है वो शारीरिक शक्ति के रूप में प्रेजेंट होता है, तो वैसे ही किसी भी प्रकार की गणना करना, किसी भी प्रकार का अनुमान लगाना, ये सब मानसिक शक्ति के पर्याय हैं। एक और होती है आध्यात्मिक शक्ति, लेकिन अभी कोई इस क्लास का चैप्टर नहीं है क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। जब हम 4th पेपर पढ़ते हैं वहां उसकी बात होती है, वहां यहाँ पर वो बातें करनी भी नहीं, उनका उपयोग भी नहीं है। तो मानसिक शक्ति आप लोग समझ चुके हैं कि हमारे मस्तिष्क की ताकत का उपयोग करते हुए जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसे मस्तिष्क या बुद्धि द्वारा सृजित कोई कार्य या बौद्धिक कहा जाता है। अब हमने संपदा शब्द को अलग से समझ लिया है। संपदा शब्द का मतलब मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कि भैया ऐसी कोई भी चीज जिसमें कोई मूल्य हो। तो मान लो कि मैंने एक बुक लिखी है, बुक लिखने में मैंने हाथ और पेन का उपयोग तो किया, लेकिन वास्तव में यह हाथ और पेन नहीं है, क्योंकि वो तो किसी भी तरीके से कोई और भी कर सकता था। लेकिन यहाँ मैंने, मेरे दिमाग में जो विचार था, मेरे दिमाग में जो कहानी थी, मेरे दिमाग में जो बातें थी, उनको कागज पर लिखा है। तो यह मानसिक शक्ति का मतलब वो, अब यहाँ हाथ से लिखना कोई कह देगा कि हाथ से लिखा मतलब शारीरिक शक्ति, नहीं। यहाँ मूल बात क्या है, मूल बात है मानसिक शक्ति। तो ये जो हम मानसिक शक्ति, तो मैंने ये जो किताब लिखी है, ये किताब मेरे द्वारा उस अपने दिमाग को बहुत सोचने समझने पर मजबूर करने के बाद में, या बहुत रिसर्च और बहुत सारे स्टडीज करने, अनुमान लगाने, बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये किताब लिखी होगी। तो ये मेरे मस्तिष्क की उपज है, मेरे मस्तिष्क की शक्ति है। अब अगर इस किताब का कोई मूल्य है, अगर लोग इसे मार्केट में खरीदने को तैयार है, तो ये बन जाएगी संपदा। क्या कहलाएगी, संपदा। और क्योंकि ये बुद्धि द्वारा सृजित की गई है, तो बुद्धि द्वारा सृजित की गई, इसलिए इसे कहेंगे हम बौद्धिक संपदा। कोई भी आइडिया हो सकता है,
कोई भी लॉजिक हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमने अचार बनाने की एक विधि बना ली, अचार बनाने की एक विशेष विधि बनाई जो कि किसी और को याद नहीं है, और उस पर हम चाहते हैं, क्योंकि अब वो मेरी मेहनत से, मैंने 50 बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैंने बहुत बार सोचा होगा कि ये चीज क्या है, और उसके बाद मैंने एक स्पेशल विधि बनाई जो कि स्पेशल, अब ये विधि क्या है, मानसिक शक्ति से बनाई गई चीज है, मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाई गई है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, बौद्धिक शक्ति का प्रयोग की गई कोई संपदा। इसीलिए ओवरऑल रूप में इसे हम बौद्धिक संपदा कह सकते हैं। तो जो बौद्धिक संपदा होती है वो क्या होती है, क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? इस क्लास में मैंने अभी केवल और केवल दो छोटे छोटे शब्द, बौद्धिक क्या होता है और संपदा क्या होता है, ये समझाया, फिर इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया, और अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि बौद्धिक संपदा क्यों जरूरी है, या बौद्धिक संपदा पे व्यक्ति को अधिकार क्यों जरूरी है, संपदा पर व्यक्ति को अधिकार क्यों जरूरी है। मान लीजिए कि मैंने खूब मेहनत करने के बाद में एक नोट्स बनाया, जैसे कि पिछले साल हमने 6 यूनिट का नोट्स बनाया था, इस साल भी हमने नोट्स बनाया, लगभग हमारा तैयार होने वाला है, कुछ दिन में नोट्स बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो ये हमने नोट्स बनाया, अब ये बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे रात को जाग जाग करके बहुत मेहनत, बहुत सारे डाटा कलेक्शन, उनमें डाटा को छांट छूट करके नया ताजा बना करके आपके सामने प्रेजेंट किया। ये हमने अपने मस्तिष्क की मेहनत की है, मतलब हमारे मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करके हमने उसे बनाया। अब मान लीजिए इसे कोई और उड़ा ले जाए और उसे वो बेचे या करे या कुछ भी अपने नाम से प्रमोट करे या कुछ भी करे, तो यहाँ मैं जो हूं, मतलब यहाँ जो ये व्यक्ति एक्स नाम का है जिसने इसको, इस मेहनत को किया, इस मेहनत को किसी और ने उपयोग कर लिया या वास्तविक फायदा इसे ना मिल पाया, इसे नहीं मिल पाया, ऐसी स्थिति में क्या ये व्यक्ति अगली बार इस कार्य को करेगा? नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये एक्स जो है वो हतोत्साहित हो जाएगा कि जब मैं इतनी मेहनत करूं और उसका लाभ कोई और ले ले या मुझे उसका लाभ मिले ही ना, तो या फिर मैंने जिस उद्देश्य से इस कार्य को किया था वो पूरा ही ना हो पाए, तो भाई मेरे इस काम के करने का औचित्य क्या? इस कारण से वो पीछे हट जाएगा, अगली बार ऐसी गतिविधियों को सृजित नहीं करेगा। और अगर ऐसा इस पूरी दुनिया में होगा तो इस दुनिया में होने वाले जितने भी आविष्कार हैं, जितने भी नए कार्य हैं, नवाचार हैं, उस सब पर रोक लग जाएगी। तो सरकार आविष्कारों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, बौद्धिक सृजन को बढ़ावा देने के लिए मनुष्य को या अपने नागरिकों को एक अधिकार देती है जिसे हम कहते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार। यह अधिकार क्या होता है? यह अधिकार यूं होता है कि भाई अगर आपने अपनी मेहनत से किसी एक चीज को बनाया है और वो आपकी स्पेशल चीज है जिसमें आपकी मानसिक शक्ति का उपयोग हुआ, आपने उसमें उस मानसिक शक्ति का उपयोग किया, तो आप उसे हमारे पास लेकर आओ, हम उस चीज पर आपको राइट देंगे कि ये आप ही के नाम से केवल आप ही इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, बेच सकते हैं या दुनिया के सामने रख सकते हैं। कोई अन्य व्यक्ति इसे उपयोग करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी, जुर्माना या ऐसा कोई ना कोई प्रतिषेध, निषेध लागू किया जाएगा। तो जब व्यक्ति को यह अधिकार मिलता है तो वो बढ़ चढ़ करके इन कार्यों को करने की कोशिश करता है, और इसी अधिकार को, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता द्वारा सृजित किसी संपदा का रक्षण किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, या उसको ही फायदा मिले ऐसे प्रावधान किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार। क्या इस क्लास में बैठे हुए सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बौद्धिक संपदा का अधिकार, ये अपने दिमाग में सेट हो रहा है कि बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है, देखो शब्द पर जाओ, बुद्धि से सृजित हुआ वो कहलाएगा बौद्धिक। संपदा माने जिसमें मूल्य हो, जिसमें मूल्य हो वो क्या हो गई? संपदा। तो बौद्धिक संपदा, और अगर ये आपका है और आपके होने का इसमें आपको एक अधिकार मिल जाए कि ये आप ही का है, आप ही का रहेगा कुछ निश्चित अवधि तक के लिए,
क्योंकि परमानेंट तो नहीं दिया जा सकता। तो इसे हम कहेंगे बौद्धिक संपदा का अधिकार। अब इन तीनों शब्दों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है प्रवीण, आपका मैसेज आ गया कि क्लियर हो गया। अब इन तीन शब्दों को अपन ने मिला देना है। देखो अगर मैं चाहूं तो इसको सीधे बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम सेट हो जाए, इसलिए मैं पैटर्न को थोड़ा लंबा भले से खींच लेता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में ये प्रावधान, ये पिक्चर जो है वो पूरी तरह सेट हो जाए। क्यों किया जाता है? अब आप मेंस में ये भी लिख सकते हो कि बौद्धिक संपदा के अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। नवाचार को बढ़ाने के लिए, आविष्कारों का संरक्षण करने के लिए, जिस व्यक्ति ने इस कार्य को किया है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसी क्षमताओं या ऐसी बौद्धिक गतिविधियों को का लाभ उसी व्यक्ति या संस्था को देने के लिए जिसने उसके लिए मेहनत की है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम मन से लिख सकते हैं। खैर अभी मेंस की बात नहीं चल रही, इसलिए के हिसाब से केवल फैक्चुअल बातें, मूल कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। उम्मीद करता हूं कि आप सब क्लासेस में बैठे हुए बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया वो समझ तो मुझे कमेंट करें, फिर से मैं इस बात को समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अभी भी फिर भी आप बता सकते हैं कि नहीं आया, तो मैं फिर वापस इसको समझाने को तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 बार समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा, आप ही को समझाने के लिए क्लास चल रही है। आपको कोई बात ना समझ में आए तो जरूर पूछिए। क्लियर है? अब हम पढ़ने वाले हैं आज मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा का अधिकार। तो भाई मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा का अधिकार तो एक कानून होगा, लेकिन हम उससे पहले इसके बैकग्राउंड में चलकर थोड़ा सा डिटेल में इस बात को समझें। क्या होता है तो परिभाषित रूप में आते हैं किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, रचना मतलब कोई किताब हो सकती है, संगीत मतलब कोई गाना हो सकता है। मान लो कि सोनू निगम या फिर अभी इंदौर में कोई गायक कलाकार आए थे ना, दिलजीत दोसांझ, वो अपनी बहुत मेहनत, बहुत प्रयास के बाद एक गाना लिखे। अब वो उस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत से एक गाना लिखा और वो दुनिया में उसने गाया और वो सबको अच्छा लगा। अब मान लो कोई फिल्म विक्रेता या फिर कोई टीवी चैनल वाला या कोई भी उस गाने को यूज करता है, तो भाई क्योंकि ये दिलजीत दोसांझ का गाना है, आपको उसको या तो एक सर्टेन अमाउंट देना होगा या उससे वो चीज खरीदनी होगी, क्योंकि आप यूज कर रहे हो ना। आप उस गाने को, एक मूवी अपने गाने, उस गाने को अपने आप को प्रमोट करने या अपनी चीजों को बेचने या अच्छा दिखाने के लिए यूज कर रही है, तो आप क्योंकि ये दिलजीत दोसांझ की चीज है इसलिए उसे पैसे देंगे। यही जब दिलजीत दोसांझ को एक अधिकार दिया जाए कि यही उसका क्या कहलाएगा, बौद्धिक संपदा का अधिकार। समझ आया होगा? तो ये संगीत हो सकता है, कोई साहित्यिक कृति हो सकती है, कोई कला हो सकती है, कोई खोज हो सकता है, कोई नाम या डिजाइन हो सकता है आदि, उस व्यक्ति अथवा संस्था का बौद्धिक संपदा कहलाता है। बहुत सामान्य शब्दों में इस बात को समझ लिया हमने। व्यक्ति अथवा संस्था के अपनी इन कृतियों के प्राप्त अधिकारों को बौद्धिक संपदा के अधिकार या इंग्लिश में हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या कहेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो और थोड़ा अच्छे से कोशिश करता हूं समझाने की। बौद्धिक संपदा का आशय बौद्धिक सृजन, बौद्धिक सृजन मतलब मस्तिष्क के सृजन, जिसमें आविष्कार, जिसमें साहित्यिक एवं कलात्मक कार्य, जिसमें डिजाइन, जिसमें वाणिज्य में प्रयुक्त प्रतीक, नाम, छवियां आदि सम्मिलित होते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को उनके बौद्धिक सृजन जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के माध्यम से, ये क्या है? ये पेटेंट क्या है? ये जो कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क है, ये क्या है? ये है बौद्धिक संपदा अधिकार किसी व्यक्ति को देने के तरीके। देखो बहुत सिंपल सी बात है, बौद्धिक संपदा का अधिकार एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब आपको किसी व्यक्ति को ये चीज देनी है तो आप उसे कोई ना कोई अधिकार दोगे जिनके नाम बनते हैं पेटेंट। पेटेंट का मतलब है केवल ये आपके नाम से चलेगा। ट्रेडमार्क मतलब इस पर आपका निशान लगेगा जो कि शुद्धता को या आपका होने को दर्शाएगा। तीसरा है कॉपीराइट, कि भाई आपके अलावा कोई अन्य इसका उपयोग नहीं करेगा या बेचेगा नहीं। क्लियर है? तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं ये होते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार व्यक्ति को देने के तरीके। क्लियर? के माध्यम से अपने स्वयं के कार्यों अथवा निवेश के लिए लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है। बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा के अधिकार का प्रकार, बौद्धिक संपदा कैसे दिया जाता है व्यक्ति को, तो या तो वो पेटेंट के रूप में दिया जाता है, या वो ट्रेडमार्क के रूप में दिया जाता है,
या वो भौगोलिक संकेतक के रूप में दिया जाता है, या वो कॉपीराइट के रूप में दिया जाता है, या वो औद्योगिक डिजाइन के रूप में दिया जाता है, या पादप किस्मों के संरक्षण के लिए दिया जाता है। अब मैं कुछ बात बता रहा हूं, क्यों ये इतना सारे वैरायटीज क्यों लाना पड़ा? इसलिए लाना पड़ा क्योंकि मानव अपनी मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करते हुए केवल किताब नहीं लिखता है, केवल गाना नहीं लिखता है या गाना गाता नहीं है, बहुत कुछ करता है। जैसे एग्जांपल, बिस्लरी नाम का एक कंपनी है या टाटा नाम का एक कंपनी है। इस टाटा नाम की कंपनी ने बहुत दिन तक रिसर्च किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से इसने एक नमक का वैरायटी बनाया कि भाई ये नमक होगा जिसमें इतना ग्राम ये होता है, इतना ये होता है, इतना होता है, ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बहुत मेहनत की होगी उसने। अब वो अपने नाम से उस नमक को बेचेगा क्योंकि उसने बेचने के लिए तो मेहनत की थी, या जो भी उसने जो किया वो भारत में नमक की कमी को दूर करने के लिए काम किया हो, या उसका उद्देश्य जन सेवा हो, जो भी हो उसने किया है। मतलब टाटा ने इस काम को किया। अब टाटा जब इसे बेचने गया तो उसने बेचा, लेकिन पता चला कि कुछ लोग उस फॉर्मूले को कॉपी करके अपने ही नाम से बेच रहे हैं। तो अब टाटा ने जो मेहनत की थी वो तो परिणाम दे ही नहीं पाई, तो फिर क्या किया जाए? तो टाटा को इस चीज पर क्या दिया जाता है? ट्रेडमार्क। क्या दिया जाता है? ट्रेडमार्क। टाटा अपने नाम से उस चीज को बेचता है और किसी अन्य व्यक्ति पर प्रतिबंध होता है कि वह इस नाम से नहीं बेचेगा। क्लियर हो रहा है? ये होता है ट्रेडमार्क। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट देखो, बौद्धिक संपदा का अधिकार मनुष्य को देने के लिए हमने 6 तरीके बनाए। पेटेंट बनाया, ट्रेडमार्क बनाया, भौगोलिक संकेतक बनाया, कॉपीराइट बनाया, औद्योगिक डिजाइन बनाया, पादप किस्मों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान बनाया। ये व्यवस्थाएं दी गई ताकि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए बौद्धिक सृजन को संरक्षित किया जा सके। अब ये क्या होता है, इस पर चलते हैं। पेटेंट क्या होता है? यहाँ नवीन उत्पाद अथवा प्रक्रिया से जुड़े आविष्कारों के लिए दिया जाता है, औद्योगिक उपयोग के मानदंडों को पूरा करता है। बहुत सिंपल है भाई। पेटेंट क्या होता है? जैसे एग्जांपल, अभी कोरोना आया, कोरोना में बहुत सारे बीमारियों ने संरक्षण लिया। मूल उसमें कोविड थी जो सांस से संबंधित एक बीमारी थी। इसका टीका बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने मेहनत की। उसमें से एक एस्ट्राजेनेका होगी, एक कोई और कंपनी होगी, एक रूस की कोई कंपनी हो सकती है ना। अलग अलग कंपनीज ने इसके लिए मेहनत की। इसमें एक सीरम इंस्टीट्यूट भी था। इस सीरम इंस्टीट्यूट ने बहुत मेहनत करने के बाद एक फॉर्मूला बना लिया कि भैया ऐसा ऐसा करने से, ऐसा ऐसा होने से ये चीज इस बीमारी का एक टीका निर्मित हो जाता है। अब उसने वो जो फॉर्मूला बनाया है कि जिसके माध्यम से वो टीका बनता है, या तो ऐसा किया जाए कि भैया भारत के हर घर में हर आदमी जिसको जो सूझ पड़े वो वहां टीका बना ले, नहीं तो फिर ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट बोल देगा आप खुद ही कर लो, मैं अगली बार से जिम्मेदार नहीं हूं। सीरम इंस्टीट्यूट को इस पे क्या दिया जाएगा? पेटेंट, क्योंकि ये इसका क्या है? आविष्कार। तो जब भी कोई व्यक्ति या संस्था कोई नया आविष्कार करता है तो उस पर उसी का अधिकार हो, इसलिए उसे जो अधिकार दिया जाए उस पर उसी की मतलब उसी का स्वामित्व हो, इस बात के लिए उसे जो अधिकार दिया जाता है उसे कहते हैं पेटेंट। कि भाई अगर आपने ये पेटेंट करा लिया तो अब इसका मतलब है कि कोई और व्यक्ति इस फॉर्मूले को इन नामों से नहीं बेच सकता है। आप ही को अधिकार है कि आप ही इस चीज को बेचेंगे, दूसरा व्यक्ति दूसरी बना ले। जैसे एस्ट्राजेनेका ने अपनी बनाई तो उसको उस पर मिला, सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी बनाई तो उसको उस पर मिला। सबको अपने अपने बनाए गए आविष्कार पर अधिकार दिया जाए उसे ही पेटेंट कहते हैं। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क क्या होता है ये समझो। कोई एक फैक्ट्री है जो किसी एक विशेष उत्पाद का निर्माण करती है, जैसे नाइकी है ना, ये नाइकी या रिबॉक जो हम जूते पहनते हैं ना, तो ये जो कंपनियां हैं या जो आप कपड़े पहनते हो है ना, अलग अलग कंपनियां हैं। जैसे टॉमी हिलफिगर नाम का एक कंपनी हो गया, जैसे वुडलिन नाम का एक कंपनी हो गया। ये कंपनियां अपने काम को करने के लिए या अपने उत्पाद की पहचान के लिए
एक विशेष सिंबल का उपयोग करती है ना। जैसे आप वुडलैंड का देखोगे तो ऐसा तरीके से ऐसे 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 पेड़ आपको दिखाई देगा, है ना, ये उसका वुडलैंड का है। जैसे पार्ले जी का बिस्किट है तो वहां एक छोटा सा बच्चा आपको दिखेगा। हर एक चीज का अपना एक निशान होता है। तो किसी एक उत्पाद या सेवा को अन्य उत्पादों या सेवा से पृथक करने के लिए जो चिन्ह, जो डिजाइन या अभिव्यक्ति ट्रेडमार्क कहे जाते हैं। तो जब कोई कंपनी अपनी चीज को अपना होने के लिए कोई चिन्ह, कोई निशान उस पर लगाती है और उसे प्रेजेंट करती है तो उसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क। तो ये भी क्या होता है कि भाई अब बाकी की दुनिया जो है वो इस सिंबल का उपयोग करके अपनी चीजें नहीं बेचेगी। नाइकी का जूता नाइकी ही बेचेगी, है ना। मतलब टाटा कंपनी का कोई प्रोडक्ट है तो वो उस पर टाटा लिख करके खुद टाटा ही बेचेगा। मान लो कि फॉर्च्यूनर गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी टोयोटा कंपनी की, तो ये टोयोटा ने अपना उस पर क्या लगा रखा है, ट्रेडमार्क। ये क्या लगा हुआ निशान जो बनाया हुआ है उसमें वो क्या है, वो ट्रेडमार्क है, जिससे टोयोटा ये प्रेजेंट करती है कि ये मेरा प्रोडक्ट है इसलिए ये गुणवत्तापूर्ण होगा। अब कोई अन्य व्यक्ति अगर इसे कॉपी करेगा तो उस पर जुर्माना है, क्योंकि उस व्यक्ति को ट्रेडमार्क दिया गया है सरकार द्वारा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ट्रेडमार्क समझ लिया हमने। तीसरे पे आते हैं भौगोलिक संकेतक। नाम से ही क्लियर भौगोलिक संकेतक क्या होता है भैया। तो भौगोलिक संकेतक क्या होता है, जिसे हम जीआई टैग कहते हैं। ये किसी स्थान विशेष, ये किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। ट्रेडमार्क जो है वो किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, ये किसी स्थान से संबंधित होता है। क्यों होता है? देखो भाई, हमारे भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीजें पैदा होती है, लेकिन कुछ एक विशेष स्थान की जो वो चीज होती है वो अलग होती है। जैसे चंदेरी की साड़ी बाकी दुनिया की साड़ी से अलग है। जैसे महेश्वर की साड़ी अलग है। जैसे दार्जिलिंग में पैदा होने वाली चाय एक अलग चीज है। तो दार्जिलिंग की चाय को जब दार्जिलिंग के लिए या दार्जिलिंग का होने के कारण कोई या किसी स्थान विशेष का होने के कारण जब कोई पहचान दी जाती है तो उसे हम कहते हैं जीआई टैग। क्या कहते हैं? जीआई टैग। मतलब ये कि बौद्धिक संपदा का अधिकार एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक हिस्सा होता है जीआई टैग। और जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग मतलब किसी स्थान विशेष, यहाँ बहुत सब अच्छे से याद रखना, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है जीआई का जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है? जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल ये मतलब जियो शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जियो माने भौगोलिक, है ना, स्थान। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब किसी स्थान विशेष से उस चीज का संबंध बताने वाली कोई अधिकार जो जीआई टैग कहलाती है। अब देखो, कड़कनाथ मुर्गा तो दुनिया में पैदा होता है, लेकिन वास्तविक जो कड़कनाथ मुर्गा है वो कहां? झाबुआ में पैदा होता है। तो सरकार ने झाबुआ के उस मुर्गे को, कड़कनाथ को क्या दिया? जीआई टैग, कि इसकी अलग पहचान है, इसमें वो गुणवत्ता है। कहीं और भी कड़कनाथ हो सकता है लेकिन उसमें वो चीजें नहीं होगी या वो उस नाम से नहीं बिकेगा। ये अगर उस क्षेत्र के लोगों को अधिकार दिया गया तो उसे हम जीआई टैग कहते हैं। यहाँ देश के किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न अथवा निर्मित किसी कृषि, किसी प्राकृतिक अथवा विनिर्मित वस्तुओं की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जीआई टैग क्या कहानी है। तो मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं मेरे इस बच्चों कि बौद्धिक संपदा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पेटेंट भी आता है, जिसमें ट्रेडमार्क भी आता है, जिसमें कॉपीराइट भी आता है, जिसमें जीआई टैग भी आता है। तो जीआई टैग को बहुत छोटा नहीं समझना है। जीआई टैग खुद एक हिस्सा है बौद्धिक संपदा के अधिकारों का। ये सेट हो गया होगा। यह उत्पाद के मूल स्थान को दर्शाता है जहां उत्पाद की एक विशिष्ट गुणवत्ता, विशेषता, प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से उस मूल स्थान के कारण होती है। जैसे चंदेरी की साड़ी, जैसे महेश्वर की साड़ी। क्लियर है? जैसे चिन्नौर चावल बालाघाट का है
तो समझ आ रहा होगा आपको कि ये कहानी कहाँ है। जैसे रतलाम का नमकीन, अब नमकीन तो इंदौर में भी बनता है, उज्जैन में भी बनता है, देवास में भी बनता है, ग्वालियर में भी बनता है, लेकिन ग्वालियर में जो नमकीन बनता होगा वो रतलाम वाले नमकीन की विशेषता धारण नहीं कर सकता, उसकी अलग पहचान है। तो रतलाम को उस नमकीन के साथ जब कोई अधिकार दिया जाएगा तो उसे कहेंगे विशेष अधिकार, अर्थात भौगोलिक स्थान का अधिकार, जिसे हम जीआई टैग कहते हैं। क्लियर है। अब कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब होता है कि भैया आपकी चीजें कॉपी और कोई नहीं करेगा, उस पर आपको कोई अधिकार दिया जाए, उसे कहेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट हूबहू उसकी प्रतिलिपि बनाकर बेचने पर दिया जाता है। जैसे मान लो कि संजय लीला भंसाली एक मूवी बनाए, अब मूवी बनाने में खूब खर्चा होगा, संजय लीला भंसाली ने बहुत मेहनत करके 3-4 महीने प्रयास करके एक चीज बना दी, ठीक है, एक मूवी बना दी। अब ये मूवी जब मार्केट में रिलीज हुई तो कोई चमनप्रास नाम का व्यक्ति आया और उसने इस मूवी में आगे आगे थोड़ा कट पेस्ट करके नाम बदल करके अपना नाम छाप दिया। भाई संजय लीला भंसाली क्या डांस कर रहा था इतने दिन से, फिर 4 महीने से, वो तो हतोत्साहित हो जाएगा, उसको तो उसकी मेहनत का परिणाम ही नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में संजय लीला भंसाली ही उस चीज को उसके नाम से बेचेगा, अन्य कोई व्यक्ति उस पर कट पेस्ट नहीं करेगा। ऐसा कोई अधिकार दिया जाए उस व्यक्ति को तो इसे कहेंगे कॉपीराइट। यह साहित्यिक, नाटकीय, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों तथा सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों और साउंड रिकॉर्डिंग आदि से निर्मित किए गए एक विधिक अधिकार है। समझ गए होंगे। रंजीता आपने क्या, मैं महेश्वर से हूँ सर, महेश्वर साड़ी फेमस और महिष्मती नगर, हाँ ठीक है बच्चा, यही मैं अपने एग्जाम्पल में आप सबको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपको मूल रूप से पॉइंट समझना है कि बौद्धिक संपदा का अधिकार एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको देने के लिए सरकार 6 अलग अलग चीजें बनाती है। पहला उसने पेटेंट बनाया हुआ है, दूसरा उसने कॉपीराइट बनाया हुआ है, तीसरा जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई टैग बनाया हुआ है। मतलब ये उसके देने के तरीके हैं। संस्था करेगी, क्या करेगी, क्या चीज की गई है, उसे देने का एक तरीका है जीआई टैग या कॉपीराइट या पेटेंट। एक होता है औद्योगिक डिजाइन। एक औद्योगिक डिजाइन एक आकार का निर्माण, पैटर्न, रंग का विन्यास या संयोजन या विभिन्न त्रिआयामी पैटर्न्स का या रंगों का संयोजन सम्मिलित रूप हो सकता है या सौंदर्यात्मक मूल्य हो सकता है, जो उस औद्योगिक चीज को उसी के होने का प्रेजेंट करवाता है। ऐसे ही पादप किस्मों का संरक्षण होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं चलता इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करनी है। यह पौधों की किसी किस्मों के लिए प्रदत्त सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। यह अधिकार पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों और पादपों प्रजननों को दिया जाता है। क्लियर हो गया होगा? हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो जाए। मैं बहुत देर से केवल आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करने में लगा हूं, अभी आंकड़ों पर तो आए ही नहीं, आंकड़ों पर आगे चलेंगे हम। तो चलो अगली क्लास में चलते हैं। अगली क्लास में हमें बहुत एक विशेष बात जो फैक्चुअल है, जो हमें याद होनी चाहिए, सीधे सीधे फैक्ट हैं, वो हमें याद समझ में आ जाए। राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान बौद्धिक संपदा संस्थान, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, जो भारत सरकार की बौद्धिक संपदा साइट है ना, वहां से मैंने ये चिपका करके यहाँ चिपका दिया। कार्यालय महानियंत्रक वहां से मैंने ये कॉपी पेस्ट मार लिया है कि मैं आपको कुछ एक विशेष फैक्ट दे सकूं। क्योंकि एग्जाम में भाई कॉपीराइट का एक कार्यालय अलग होगा, पेटेंट का एक कार्यालय अलग होगा, सबके कार्यालय अलग अलग होंगे ना, तो वो हमसे पूछा जाए कि भारत में किसका कार्यालय कहाँ है, तो वो यहाँ है। देख लो, राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ नागपुर में है। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये 100% परीक्षा में यहाँ से आएगा एग्जाम में। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, साथ में ये रट्टा मारो। ये आपको शायद थोड़ा सा ब्लर ब्लर ना दिख रहा हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट है ना, इसलिए थोड़ा ब्लर ब्लर दिख सकता है। शांति से देखोगे तो दिखेगा, यहाँ लिखा है राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान। राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो नागपुर में है। क्लियर है? पहला पॉइंट। पेटेंट कार्यालय, तो पेटेंट कार्यालय भारत में 4 स्थानों पर है। 4 स्थान कौन से? तो भारत में जो 4 महानगर हैं वहां पर है, लेकिन उसका जो प्रमुख कार्यालय है वो दिल्ली कोलकाता में है, याद रखना। तो पेटेंट का जो भारत का 4, देखो पेटेंट देने के लिए भारत में
4 कार्यालय काम करते हैं। कितने कार्यालय हैं? 4। और चारों महानगर जो भारत के मेट्रो सिटीज कहे जाते हैं ना, कौन कौन से मेट्रो सिटीज है एक बार नक्शे पर देख लो। देखो यहाँ पर उत्तर में हमारा जो है नक्शे ही गलत बना दिया। हाँ, उत्तर में यहाँ दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, यहाँ कोलकाता और यहाँ मुंबई, ये 4 बड़े महानगर है और चारों में हमने एक पेटेंट कार्यालय खोल रखा है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ प्रधान कार्यालय जो है वो कोलकाता में है। क्लियर है ये पॉइंट? चलो आगे बढ़ो। डिजाइन कार्यालय, डिजाइन कार्यालय पूरे भारत का एक ही है जो कि कोलकाता में है, ये भी याद रख लेना। क्लियरली इनको रट लो। चलो आगे बढ़ो। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन 5 जगह पर है। कितने हैं? ट्रेडमार्क देखो लिखे है ना, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जो है वो 5 जगह पर है। तो 4 तो महानगर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। एक है साथ में अहमदाबाद। क्या है ये? अहम था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको अहमदाबाद में भी रखा। तो ट्रेडमार्क 5 जगह पर है, लेकिन उसका जो प्रमुख कार्यालय है, जो मेन ब्रांच, ये तो बाकी की 4 ब्रांचेस है, प्रमुख कार्यालय मुंबई में है। क्योंकि ट्रेड का, व्यापार की शुरुआत भारत में होती है अंग्रेजों से, और अंग्रेजों ने भारत का ये जो मुंबई है, ये जो मुंबई का तटीय क्षेत्र है, बंदरगाह है, वहां से पूरे भारत में व्यापार की शुरुआत की थी। इसलिए हमने ट्रेडमार्क का जो मुख्यालय है वो मुंबई में बनाया हुआ है। क्लियर है? डिजाइन का मुख्यालय इधर अपोजिट साइड में कोलकाता में बनाया हुआ है। क्लियर है? चलो भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई का पूरे भारत का मुख्यालय कहां पर है? जीआई रजिस्ट्रेशन कार्यालय कहां पर है भारत में? तो जब तक जीआई नहीं मिल जाती है ना, जब तक जीआई नहीं मिल जाती हमें चेन नहीं पड़ती। तो ये चेन्नई में है। कहां पर है? ये चेन्नई में। क्लियर है? हाँ बोलो हाँ। फिर ऐसे ही कॉपीराइट संस्थान पूरे भारत का दिल्ली में। कॉपीराइट कहां होगा? दिल्ली में। भाई दिल में जो चीजें हैं उनका क्या ही कॉपीराइट होगा? तो कॉपीराइट किसका नहीं हो सकता? जो दिल में है उसका क्या ही कॉपीराइट होगा? तो जो दिल में है उसका कॉपीराइट नहीं हो सकता। जो हमारा जीआई है ना, जीआई जब तक नहीं मिलेगा, जब तक चेन नहीं मिलेगा, तो जीआई का मुख्यालय चेन्नई में है। डिजाइन का मुख्यालय कोलकाता में। 3 तो सिंगल पीस है, तो ये तीनों सिंगल अच्छे से याद कर लो। राजीव गांधी संस्थान जो है प्रबंधन संस्थान नागपुर में, ये रट लो। हुआ याद? समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहे हैं हम, पिछली बार से क्या चेंज किया हमने, वो भी समझ आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और साथ में जो मूल बातें हैं, मूल प्रश्न है वो याद रखो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। बौद्धिक संपदा के अधिकारों का अब विश्व में कैसे शुरुआत हुआ और फिर भारत में वो कैसे आए, उस पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एक एक आध फैक्ट यहाँ से भी काम का है। तो विश्व में हमें 3 चीजें रट के रखनी है। एक बार कमेंट कर दो यार कि समझ में आ जाए मुझे कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है। ऐसे बैठे रहते हो ना गूंगे जैसे, जैसे पता नहीं क्या ही करवा रहा हूं मैं। बौद्धिक संपदा के अधिकार पर चलो फिर से। अब मुझे ना कमेंट चाहिए। देवेंद्र, सुरेंद्र, भाई तुम लोग कहाँ खो जाते हो रे? इंद्रलाल तुम कहाँ खो जाते हो? तो कमेंट बीच बीच में किया कर दिया करो, ठीक है? अब हमने अभी तक देखो इस वीडियो में क्या पढ़ा दिया मैंने। बौद्धिक संपदा का अधिकार का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझाया। उसके अंदर जब दिया जाता है व्यक्ति को तो उसमें क्या क्या समझाया जाता है वो मैंने पढ़ाया। फिर इसके जो फैक्चुअल बातें थी, कहाँ मुख्यालय कार्यालय है, वो मैंने पढ़ाया। क्लियर है? चलो आगे। तो बौद्धिक संपदा के अधिकारों का विश्व में कैसे शुरुआत होता है ये पहले समझे, और फिर भारत में ये कैसे शुरू हुआ ये समझे। ठीक है? सबसे पहले होता है पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन कब होता है? 1883 में। ये एक पहला ऐसा सम्मेलन विश्व में हुआ जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के महत्व पर, इंपॉर्टेंस पर बात की गई। क्लियर है? इससे पहले तो दुनिया को मतलब ही नहीं था इससे। तो पहली बार आईपीआर की पहचान या उसके महत्व पर प्रकाश किस सम्मेलन में डाला गया? तो पेरिस कन्वेंशन 1883 में विश्व में सर्वप्रथम आईपीआर के महत्व पर पेरिस कन्वेंशन हुआ, जहां आईपीआर नाम की भी कोई चीज होती है इस बात पर चर्चा की गई। क्लियर है? यही पेरिस कन्वेंशन एक बार और हुआ, या इसी कन्वेंशन में एक और बात हुई। औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा हेतु कुछ न कुछ कार्य होना चाहिए, जिसे हम पेटेंट या ट्रेडमार्क कहें, उसकी भी पहचान इसमें हो गई। तो ये 2 काम जो है वो पेरिस कन्वेंशन ने किए।
फिर आता है बर्न कन्वेंशन, ये 3 साल बाद होता है। और इसके तहत जो साहित्यिक चीजें, देखो पेरिस कन्वेंशन में तो बौद्धिक संपदा नाम की कोई चीज होती है, इस पर बात हुई, साथ में पेटेंट होना चाहिए और ट्रेडमार्क होना चाहिए, इस पर बात हुई। लेकिन वहां केवल कमर्शियल चीजों की बात होती है, औद्योगिक की बात हुई थी। उसमें जो साहित्यिक चीजें हैं, कलात्मक चीजें, उनका कॉन्सेप्ट जोड़ा गया बर्न कन्वेंशन में। तो बर्न कन्वेंशन में इसी में जो उद्योगों वाला कॉन्सेप्ट था उसमें कला और साहित्य को भी जोड़ दिया गया। क्लियर हो गया? तो ये 3 चीजों में हमें कुछ 3 बातें याद रखनी है। अब आगे आते हैं, दोनों मतलब पेरिस और बर्न कन्वेंशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात वीपो द्वारा प्रशासित हैं। ये दोनों ही संगठन किसके द्वारा, या दोनों ही जो कन्वेंशन है किसके द्वारा प्रशासित है? वीपो द्वारा। बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लेख मानव अधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 27 में किया गया है। देखो पूरे विश्व में मानव अधिकार चलते हैं, उन मानव अधिकारों में एक अधिकार बौद्धिक संपदा का अधिकार भी दिया है, जो 27वें नंबर के अनुच्छेद में, टोटल 30 अनुच्छेद है, उसमें 30 अलग अलग प्रकार की बातें की गई, जिसमें से बौद्धिक अधिकारों को भी मानव अधिकार कहा गया है। क्लियर है? पूरे विश्व में कोई तो ऐसी संस्था होनी चाहिए जो पूरे विश्व के अधिकारों के संरक्षण या उनकी रक्षा की बात करे, उसका नाम रखा गया है वीपो। क्या नाम रखा है? वीपो। तो वीपो क्या है? एक वैश्विक संस्था जो पूरे विश्व में बौद्धिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है, उसके लिए परमिशन देने, लोगों को ट्रेडमार्क या पेटेंट देने और उनका नियमन करने का काम करता है। तो वीपो का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है। वीपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे आओगे तो ये वीपो की बात होगी कि वीपो क्या है। तो पहले वीपो क्या है वो समझ लो। वीपो की स्थापना 1967 में यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी के रूप में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 197 है। इसके महानिर्देशक डेरेन टांग है। नाम क्या है? टांग। देखो हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो लोग उसमें टांग अड़ाते हैं, इसलिए डेरेन टांग जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन के महानिर्देशक। क्लियर है? इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देना। क्या ये छोटी सी बात क्लियर? चलो यहाँ विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात वीपो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसकी स्थापना 1967 में हुई और इसका परिचालन 1970 में शुरू हुआ। इसी एक प्रश्न ऐसा भी आ गया कि इसका पहले कोई था ही नहीं क्या? 1967 के पहले, 1967 के पहले, तो वो भी बात कर लो। वीपो का पुराना नाम फ्रेंच नाम था जो कि बिरपी था। क्या नाम था इसका पुराना नाम? बिरपी। क्योंकि अंग्रेजों की बनाई गई थी इसलिए उन्होंने फ्रेंच भाषा में इसका नाम बिरपी रखा। बिरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरेक्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अंग्रेजों की संस्था थी जो यूरोप में काम करती थी। मुख्यालय इसका बर्न स्विट्जरलैंड में हुआ करता था। कहां हुआ करता? बर्न स्विट्जरलैंड में। जब ये वीपो बना तो उसका मुख्यालय जेनेवा में शिफ्ट कर दिया गया। कब? जिसमें 1960 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में 193 सदस्य हैं। आप तो ये याद रखेंगे 197। भारत इसका सदस्य कब बना? 1975 में बना। याद रखना, इसके 197 सदस्य हो चुके हैं। और 197 सदस्य कैसे याद रखेंगे? तो भारत इसका सदस्य बना कब? 1975 में। तो बस ये आगे का हिस्सा निकाल लो। 197 टोटल वीपो के सदस्य देश हैं। क्या ये आपको याद हो जाएगा? हाँ, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम विश्व में कुछ जो संधि समझौते चलते हैं उन पर 2 मिनट बात कर लेते हैं और फिर सीधे भारत पर आ जाएंगे कि भारत में कहां कैसे क्या शुरुआत हुई। WTO का ट्रिप्स समझौता 1994 यह समझौता 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता है जो विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौता माना जाता है। भाई ये एक नया कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है?
ट्रिप्स समझौता। कैसे? मान लो रूस नाम का एक देश है जिसने बहुत रिसर्च के बाद में एक बंदूक बनाई जिसका नाम है AK-47। अब ये AK-47 उसने बहुत अच्छे से बनाई, बहुत मेहनत करने के बाद बनाई। अब बीच में उसने किसी देश को बेचा और वो देश उसकी कॉपी करके दूसरे देशों को बेचने लगे, तो ये तो गलत बात है। तो ये गलत बात है, इसे रोकने के लिए कोई तो संस्था होनी चाहिए कि जब विश्व में व्यापार होगा तो वहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का भी प्रतिबंध होना चाहिए, उसके लिए एक समझौता होगा। उस समझौते को हम कहते हैं ट्रिप्स समझौता। क्या कहते हैं? दो समझौते होते हैं, एक ट्रिप्स समझौता और एक ट्रिम्स समझौता। दोनों की बात कर लेते हैं। पहले ट्रिप्स की बात कर लो। तो ट्रिप्स का मतलब होता है, ट्रिप्स का फुल फॉर्म देखो, ट्रिप्स क्या होता है? तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके लिए, जो दिखाई देने वाली वस्तुओं के रूप में चीजें होती हैं, उनके लिए ट्रिप्स काम करता है। जो बिना दिखाई अप्रत्यक्ष चीजें होती हैं उनके लिए ट्रिम्स काम करता है। ठीक है, इतना सा एक दिमाग में कॉन्सेप्ट जानो, डिटेल में नहीं जा रहे, मैं इसके टाइम पे डिटेल में समझाएंगे क्योंकि टॉपिक ये नहीं है। ट्रिप्स समझौता कब हुआ विश्व में? 1994 में हुआ। यह समझौता 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ, 1995 से। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित जो हिस्से हैं, जो उनका ट्रेडिंग है, उनकी देखरेख करने के लिए ये समझौता बनाया गया। क्लियर है? ट्रिप्स समझौता 1989 और 1990 के बीच टैरिफ और व्यापार पर गेट सामान्य समझौते के 8वें चक्र अर्थात उरुग्वे वार्ता के बाद में पूरे विश्व में अपनाया गया। तो भाई ट्रिप्स जब समझौता हुआ उसकी कोई तो पृष्ठभूमि हुई होगी। तो उससे पहले जो गेट नाम की संस्था थी, गेट क्या संस्था थी? जो पूरे विश्व में व्यापार की देखरेख करती थी, वैश्विक संस्था गेट कहलाती थी। जो गेट बाद में क्या बन गई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WTO बन गई। ये गेट का ही नाम बदल करके बाद में WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। तो ये गेट नाम का जो संस्था था वो हर साल एक सम्मेलन आयोजित करता था। तो उसके 8वें सम्मेलन, जिसको 8वां चक्र कहते हैं, 8वां चक्र जिसे उरुग्वे चक्र कहा जाता है, वहां पर पूरे विश्व के देशों ने एक समझौता किया या मैं अगर कोई चीज बेचूंगा तो उस पर प्रॉपर्टी राइट्स हम मानेंगे, आप कोई चीज बेचोगे तो मैं उस पर मानूंगा। ऐसा आपस में सबने एक समझौता कर लिया जिसको हम ट्रिप्स समझौता कहते हैं। क्लियर है? अब नीचे आता हूं। बुडापेस्ट कन्वेंशन, पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए सूक्ष्म जीवों के जमात की अंतरराष्ट्रीय मान्यता पर बुडापेस्ट संधि 1977 में हुई। बुडापेस्ट हंगरी नाम के एक देश की राजधानी है। इस जगह पर यह समझौता संधि हुई, इसलिए इसे बुडापेस्ट संधि या बुडापेस्ट कन्वेंशन कहा जाता है। ये 1980 में लागू हुई। तो भैया पूरे विश्व में व्यापार के लिए तो कार्यक्रम हो गया, अब पेटेंट के लिए भी देशों के बीच में एक समझौता होना चाहिए जो कि बुडापेस्ट कन्वेंशन में होता है। अलग अलग बातें हैं, दोनों को जोड़ना मत, नहीं तो पिक्चर उड़ जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकारों की पूरी जर्नी को समझ लेते हैं। यहाँ अपने दिमाग को थोड़ा स्थिर करके समझा देना कि अभी तक जो बातें हुई उससे अब अलग बातें की जाएंगी। अभी तक हमने बातें की थी बौद्धिक संपदा के अधिकार क्या होते हैं, उसके क्या क्या प्रकार हैं, उसके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं। उसके लिए नेक्स्ट हमने बात की कि विश्व में इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन सी संधि समझौते काम करते हैं, केवल उनके साथ और मुख्यालय और संस्था था थोड़ी सी जानकारी हो। अब हम भारत पर बात करते हैं। देखो भारत में जो बौद्धिक संपदा के अधिकारों का कॉन्सेप्ट है ये अंग्रेज लेकर के आए। कौन लेकर आए? अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज जो है वो चाहते थे कि उनका अधिकार हो जाए उस चीज पर, इसलिए उन्होंने भारत में पेटेंट कानून की सिस्टम व्यवस्था लाई। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का पहला मामला 1856 में प्रकाश में आया, तब जब जॉर्ज अल्फ्रेड डे नाम के एक व्यक्ति ने डे पेनिंग ने अपना पेटेंट हेतु प्रथम प्रार्थना पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। क्लियर है? ये करने वाला भी अंग्रेज, परमिशन देने वाला भी अंग्रेज। उस जमाने में पूरी व्यवस्था अंग्रेज व्यवस्था है। क्लियर है?
पहली बार अल्फ्रेड डे नाम के व्यक्ति ने भारत में एक कानून, एक अधिकार की मांग की सरकार से कि मैंने ये चीज बनाई है, इस पर मुझे ये फलाना अधिकार चाहिए, बौद्धिक अधिकार चाहिए, जो कि पेटेंट कानून के रूप में होगा। ऐसी एक शुरुआत यहाँ से होती है। क्लियर है? कब होती है? आप सबको याद हो 1856 में, 1957 की क्रांति के जस्ट एक साल पहले 1856, याद होगा। आगे, पेटेंट भारत के बौद्धिक संपदा के अधिकारों के अंतर्गत प्रथम पेटेंट के रूप में माना गया। क्लियर है? ये वाली बात, ये कॉन्सेप्ट है। इसे हम कॉपीराइट या हिंदी में कहें तो प्रतिलिपि अधिकार, हिंदी मत पढ़ना है ना, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। हिंदी में कॉपीराइट को कहते हैं प्रतिलिपि अधिकार। क्या कहते हैं? प्रतिलिपि, मतलब कॉपी पेस्ट ना करने का अधिकार। तो का इतिहास भारत में सर्वाधिक पुराना है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान 1847 में लागू हुआ। तो क्योंकि मैं आप सब लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं, पेटेंट अलग चीज होती है, कॉपीराइट एक अलग चीज होती है, लेकिन ये सब मिलाकर के बौद्धिक अधिकार कहलाते हैं। क्लियर है? तो भारत में कॉपीराइट की जो पहली बात हुई वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1847 में की, और भारत में पेटेंट की कोई बात हुई तो वो पहली बार एक अंग्रेज व्यक्ति ने 1856 में की। दोनों पॉइंट आपने रख लिए। चलो अब आगे आते हैं। 1914 में भारतीय संसद ने नया कॉपीराइट एक्ट बनाया। अब देखो, कॉपीराइट एक्ट कब बना भारत में पहली बार? 1914, मतलब जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तब हमने क्या बनाया? कॉपीराइट कानून। और भारत में पेटेंट कानून कब बना? उसके 3 साल पहले ब्रिटेन के 1911 के कॉपीराइट एक्ट को हमने कॉपी कर लिया और उसी को सेम टू सेम भारत में लागू कर दिया। वही भारत का कॉपीराइट कानून हो गया। और भारत में अगली बात इसी के समान, इसके पश्चात स्वतंत्र भारत में 1958 में नया कानून, कॉपीराइट कानून बनेगा। वो आगे बात करते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं, कहां से शुरुआत। पहले तो एक फैक्ट हमने समझ लिए। अब पूरे भारत में जो ऐतिहासिक जो कालक्रम रहा कि कब कौन सा कानून आए, कब किसने किसको रिप्लेस किया, कौन सी समिति बनी, वो बात पर आते हैं। करूं शुरू वहां से? चलो, भारत में पेटेंट कानून का शुरुआत कहां से होता है? आपके दिमाग में सेट हो गया कि 1856 में पहली बार कोई आदमी पेटेंट के लिए कानून मांगता है कि भाई मुझे ये अधिकार चाहिए। उस समय देश में कोई कानून तो था ही नहीं, अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने अपने व्यक्ति को पेटेंट देने के लिए कानून बनाया जिसका नाम रखा पेटेंट अधिनियम 1856। भारत में पेटेंट या ऐसे किसी प्रकार का कानून बनने वाला पहला कानून था। कौन सा कानून था? भारत में 1856 में पेटेंट अधिनियम पास हुआ, जो कि 1883 में संशोधित होगा। बीच बीच में 2-3 बार संशोधित हुआ था। अंग्रेज जब जैसे अपने कानूनों को संशोधित करते ब्रिटिश संसद, तो भारत के कानूनों को भी वैसे ही कर देती थी। इसके बाद 1911 में भारतीय पेटेंट एवं डिजाइन एक्ट आया। देखो, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पेटेंट अधिनियम था पहले, उसमें डिजाइन जोड़ी है, मतलब बाद में डिजाइन बाद में जोड़ी हुई। ठीक है? तो भारत में 1911 में नया कानून बनाया, और ये भी अंग्रेजों ने ही बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि 1911 में ब्रिटेन की संसद ने ब्रिटेन के लिए एक कानून बनाया था जो कि ब्रिटिश पेटेंट अधिनियम कहलाता था। तो क्योंकि ब्रिटिश अधिनियम को भारत में भी लागू करना था और उस समय भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, इसलिए भारत में एक कानून लाना पड़ा जिसका नाम था भारतीय पेटेंट एवं डिजाइन अधिनियम 1911। समझ आ रहा होगा? अब आपको याद आ रहा होगा कि 1911 में महारानी भारत में घूमने आई थी और हमने बंग भंग को विरोध का आंदोलन किया, तो उन्होंने उसको खत्म भी कर दिया था। वो सब पिक्चरें हैं, लेकिन हमें अभी याद रखना है कि 1911 में भारत में पेटेंट अधिनियम आया, जो 1914 से लागू हो गया है। कॉपीराइट उसमें 1914 में हुआ, इसका स्थान लिया। पेटेंट और डिजाइन के पूर्व के सभी विधानों को बदलते हुए भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 का अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के ने पहली बार पेटेंट प्रशासन का नियंत्रण पेटेंट के प्रबंधन के अधीन ला दिया। इससे पहले क्या था कि किसी व्यक्ति पर पेटेंट के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाता था। ये पहला कानून था जिसका मैनेजमेंट या जिसके लागू होने के बाद दंड देने, जुर्माना लगाने और ये सब प्रावधान शुरू किए गए थे। 1920 में इस अधिनियम में संशोधन करके सुरक्षा प्रक्रियाओं को भी जोड़ दिया गया। अब इतना डीप में मत जाओ, केवल एक फैक्ट याद रख लो कि भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून 1856 में बनाया
और एक विस्तृत कानून, क्योंकि 1856 का कानून बहुत छोटा था, बहुत कम चीजों के लिए पेटेंट की बात करता था। 1911 का कानून बना, तो 1856 में पहला कानून बना, जिसका वास्तविक असली वाला ताकतवर कानून 1911 में बनाया गया। मतलब भारत में 2 कानून बने, बीच बीच में छोटे छोटे संशोधन दोनों में होंगे। क्लियर है? अब यहाँ आ जाओ, भारत में बात कर रहे हैं तो अब स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं। अब यहाँ से बहुत काम की बात तो बताऊंगा, यहाँ से सुन लेना ध्यान से, अभी तक नहीं सुनी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह महसूस किया गया कि भारतीय पेटेंट एवं डिजाइन का अधिनियम 1911 अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। सरकार ने 1949, भारत का आजाद हुआ 1950 में, लेकिन संविधान बनाने लागू होने की प्रोसेस, या भारत का संविधान बना 1950 में, 47 में हम आजाद हो गए थे। तो जब तक संविधान ना बने, जब तक कानून बनाने की सूचना पड़ी, लेकिन उससे पहले हमने ये अधिकार दे दिया। 1949 में राष्ट्रीय हितों के अनुरूप पेटेंट प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत पेटेंट कानून की समीक्षा के लिए लाहौर का जो उच्च न्यायालय था, लाहौर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का जो लाहौर था और पंजाब मतलब भारत का जो लाहौर था वो एक हुआ करते थे ना। 1950 के 1947 में वो अलग होता है, लेकिन भारत के पंजाब में भी वो लाहौर आया। तो लाहौर का जो उच्च न्यायालय था, उसके एक जज थे, उसके जो सेवानिवृत्त जज हुआ करते थे, जिनका नाम था बख्शी टेकम चंद। क्या नाम था? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बख्शी टेकम चंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है और उस समिति को विषय दिया जाता है कि भाई भारत में जो पेटेंट कानून है ये अंग्रेजों का है, तो भारतीयों की जरूरतों को पूरा कर ले ऐसा कोई पेटेंट कानून भारत में बनाना है, उसकी आप समीक्षा करो। तो भारतीय पेटेंट प्रणाली की कार्यविधि और समीक्षा करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए ये समिति बनती है, जिसका नाम है बख्शी टेकम चंद समिति या बख्शी टेकम चंद आयोग कह दो। क्लियर है ये बात? या क्योंकि पुराने जो कानून थे वो अंग्रेजों के बनाए हुए थे, हमें सूटेबल नहीं थे। अब आगे ये क्या कहेगा, समिति में 4 अगस्त 1949, 4 अगस्त 1949 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट मतलब आखिरी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 1919 और 1949 के यूनाइटेड किंगडम अधिनियम के तर्ज पर भारत के पेटेंट अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने और पेटेंट कानून भारत की जरूरतों के हिसाब से सक्षम नहीं है, ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत किया और कहा कि भारत के इस कानून में धारा 22, 23 और 24 को हटाया जाना चाहिए, जो कि अंग्रेजों के शोषण के लिए बनाई गई थी। इसलिए या तो इस कानून को बदलो या फिर इन धाराओं को हटाओ, ऐसा उसने रिपोर्ट दिया। तो ऐसा रिपोर्ट देने के बाद क्या हुआ, समिति की उपयुक्त सिफारिश, मतलब कौन सी सिफारिश की, ये कानून हमारे भारत के अनुकूल नहीं है, कॉफी लग रही थी, क्या बोल दिया दिव्या, मुझे पढ़ ही नहीं पा रहा हूं तुम्हारा मैसेज। समिति की उपयुक्त सिफारिशों के आधार पर आविष्कार और अनिवार्य लाइसेंस निरसन के कार्य के संदर्भ में 1911 के अधिनियम में के स्थान को 1950 के अधिनियम में संशोधित किया गया, या उस 1911 के कॉन्सेप्ट को समाप्त करके 1950 का कॉन्सेप्ट लाया गया। उस समय उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। क्या संशोधन किए गए? अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, एक लाइसेंस प्रणाली शुरू कर रखी थी, और वो लाइसेंस केवल अंग्रेजों को ही देते थे कि भैया पेटेंट देने या पेटेंट बनाने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होगा, जो केवल अंग्रेजों को ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 1957 में 1957 में भारत सरकार ने पेटेंट कानूनों में संशोधन के प्रश्न की फिर से परीक्षा किया। ये तो फिर नई स्थिति के हिसाब से जो है चेंज होना चाहिए, तो सरकार के तदनुरूप सुझाव के लिए फिर एक जज बनाए गए, न्यायमूर्ति एन गोपालराजन अय्यर, एन गोपालन अयंगर की अध्यक्षता में फिर से एक समिति बनेगी, जो कि पेटेंट के लिए भारत में दूसरी समिति होगी। 2 समितियां बनी भारत में पेटेंट कानून बनाने के लिए, पहली टेकम चंद समिति और दूसरी गोपालन अयंगर समिति, गोपाल आयंगर समिति, ये राजगोपालन आयंगर समिति।
दूसरी समिति कहेगी कि कहाँ पुराने कानून वानून बनाए, दो प्रकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वो अपनी समिति दो खंडों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 1959 में प्रथम खंड में पेटेंट कानून की बात करती है और दूसरे खंड में 1953 के व्यापक बिल के कई उपबंधों को विस्तृत टिप्पणी करके कहती है कि ये समाप्त करके नए कानून बनाए जाने चाहिए भारत में। अर्थात इस समिति ने सीधे तौर पर कह दिया कि पुराने कानूनों को समाप्त करो, नए कानून बनाओ। क्लियर है? अब क्या होगा? तो रिपोर्ट में ने कानून में मुख्य बदलाव की सिफारिश की कि भाई बहुत सारे बदलाव जरूरी है, इसलिए नया कानून बनाओ। इस नए कानून को बनाने के लिए 1965 में 1965 में पेटेंट बिल आता है, जो लोकसभा में तो पास होता है लेकिन फिर वो पूरी तरह पास नहीं हो पाता, इसलिए कानून नहीं बन पाता। तो याद रखना है कि पहला कानून बनाने की कोशिश की गई थी 1965 में, जो व्यापंगत हो जाता मतलब रिजेक्ट हो जाता है। तो पहला बिल 1965 में आया जो रिजेक्ट हो गया। दूसरा फिर कानून आया 1967 में, एक संशोधित बिल पेश किया गया जिसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। समिति के अंतरिम अनुशंसा के बाद 1970 में ये कानून पास हो गया। तो पेटेंट कानून भारत में फिर नया कब बनेगा? 1970 में। क्लियर है? अगर बफरिंग हो रही है तो हो सकता है कि कोई नेटवर्क का इशू हो। मेरी तरफ से क्लास ओके चल रही है। आप लोग अगर अभी डिस्टर्ब हो रहे हैं तो बाद में इसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ले लेना। अब क्या होगा? 1970 के अधिनियम के अधिकांश प्रावधान 20 अप्रैल 1972 से लागू हो जाते हैं। मतलब वर्तमान में भारत में कौन सा कानून चल रहा है? पेटेंट अधिनियम 1970 कौन सा चल रहा है और वो कब लागू हुआ? 20 अप्रैल 1972 को। पेटेंट नियमों का प्रकाशन 1972 में हुआ। दो चीजें हैं, पेटेंट अधिनियम और पेटेंट नियम। तो पेटेंट का जो अधिनियम है, अधिनियम बनता है 1970 में और पेटेंट का नियम बनता है 1972 में। अब देखना आगे क्या होता है। देखो आगे क्या होता है। यह अधिनियम 1994 तक 24 वर्षों तक बिना किसी परिवर्तन के सरकार द्वारा चलाया जाता है। जब बहुत साल हो जाते हैं तो सरकार को लगता है नई चीजें ऐड होनी चाहिए, कानून में बदलाव होना चाहिए, इसलिए एक अध्यादेश लाया जाता है और अध्यादेश के माध्यम से दिसंबर 1994 में इसमें फिर से संशोधन किया जाता है। क्योंकि अध्यादेश की ज्यादातर सीमा 6 महीने की होती है, इसलिए 6 महीने बाद वो समाप्त हो जाएगा, फिर से पुराना कानून ही बहाल हो जाएगा। इसलिए पेटेंट संशोधन अधिनियम 1999 लाया गया और जो कि भूतलक्षी प्रभाव मतलब पुरानी तारीख से 1995 से ही लागू हो गया। मतलब इसका ये है कि भारत में पेटेंट अधिनियम बनाया गया, पेटेंट अधिनियम 1970 बनाया गया, जिसमें 1994 में संशोधन किया गया, लेकिन संशोधन टेम्परेरी था, इसलिए इसको परमानेंट करने के लिए लाए गए पेटेंट अधिनियम संशोधन विधेयक, संशोधन कानून 1999, जो कि पिछली तारीख मतलब पुरानी तारीख 1995 से ही लागू हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ो। इसी में एक अगली बात समझ लो, पेटेंट संशोधन अधिनियम फिर 2000 लाया जाता है, जो कि 1970 के संविधान इस कानून में दूसरा संशोधन होता है। फिर 2004 में एक अध्यादेश लाया जाता है, जो कि इसमें तीसरा संशोधन होता है। मतलब इस कानून में 3 बार संशोधन हुआ। क्लियर है? चलो यहां देखो, एक बार ओवरव्यू देता हूं। भारत में पेटेंट कानून कब बना? तो भारत में 1970 में पेटेंट अधिनियम आया, जो 20 अप्रैल 1972 से लागू हुआ। क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, इस कानून में पहली बार संशोधन 1994 में किया गया, जो कि पहला संशोधन था। इसमें 2003 में दूसरा संशोधन किया गया और 2003 के बाद 2005 में तीसरा संशोधन किया गया, 2006 में चौथा संशोधन। ऐसे बहुत बार हमने संशोधन किया, इतना मत रटो। अब जो वर्तमान में करंट अफेयर्स की बातें रखनी है वो कर लो। चलो, भारत सरकार द्वारा 12 मई 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दी गई। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकारों का मसौदा या नीति कब मंजूर की गई? 2016 में की गई।
यह नीति बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 कहलाएगी। इसका नारा था रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। ये पूरी तरह रट लेना, याद रखना है। क्लियर है। अब हमने कानूनों की बात कर ली, उसमें 2020 में एक संशोधन हुआ, उसकी बात कर लेते हैं। पेटेंट नियम संशोधन 2020 को 4 नवंबर 2022 को ही लागू किया गया, ये याद रख लेना। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक खास बात और बता देता हूं, पेटेंट संशोधन नियम 2024 इस साल आया, जो क्या करता है, जो गजट में प्रकाशित हुआ 2 जनवरी 2024 को, और इसकी अधिसूचना आई 15 मार्च 2024 को, मतलब ये इस तारीख से लागू होगा। क्लियर है। दो बातें हैं, अगर आज आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पेटेंट पर कौन सा कानून बना हुआ है, तो कानून अभी भी याद रखना 1970 का ही चल रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेटेंट अधिनियम कब बना, तो आंसर 1970 होगा। क्वेश्चन पूछा जाए उसमें उसके नियम कब बने, देखो अधिनियम और नियम में अंतर होता है। अधिनियम और नियम, इन दोनों में अंतर है। अधिनियम संसद द्वारा पारित किया जाता है, उस अधिनियम को लागू करने के लिए जो बातें, जो प्रावधान किए जाते हैं वो नियमों में होते हैं, और नियम जो है वो अभी 2024 में नया बन चुका है। कानून नहीं बना है, नियम बना है। अधिनियम और नियम में अंतर है। तो जब आपसे अधिनियम पूछेगा तो आप आंसर 1970 ही करेंगे, क्योंकि अभी भी 1970 का ही अधिनियम लागू होता है। क्लियर है। आगे बढ़ो। अब हम भारत के आंकड़े और मध्य प्रदेश के आंकड़े पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के आंकड़े, तो पिछले 5 सालों के 2 चीजें मैं बताऊंगा, पेटेंट बताऊंगा और डिजाइन बताऊंगा, क्योंकि हमारी एग्जाम इन्हीं से आंकड़े पूछेगी। तो ये पेटेंट के आंकड़े हैं और ये डिजाइन के आंकड़े हैं। पढ़ो 2018-19 से कैसे कैसे तरक्की होती है भारत में और मध्य प्रदेश में। देखो 2018-19 में भारत में 50,000 पेटेंट थे, मध्य प्रदेश में 194 पेटेंट थे। 2019-20 में ये 56,000 हो जाते हैं। यहाँ 50 थे, यहाँ 56 हो गए, यहाँ 58 हो गए, यहाँ 66 हो गए, यहाँ 82,000 हो गए। तो ये आपको दिख रहा है कि पिछले 5 सालों में भारत में पेटेंट में वृद्धि होती जा रही है। पूरे विश्व में जो पेटेंट मिलते हैं उनमें बहुत लगातार वृद्धि हो रही है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर 2023-24 का आंकड़ा क्यों नहीं पढ़ा रहा, तो जो भारत सरकार द्वारा अंतिम आंकड़ा दिया गया है वो 2022-23 है। ये 2 साल पीछे चलता है ना, तो ये इसके बाद कोई रिपोर्ट आई नहीं, अपडेट आंकड़ा नहीं आया, इसलिए यही याद करना है। फिर मध्य प्रदेश को पहले 194 मिले थे, फिर 285, 398, 488 और 646। आप देख रहे हो मध्य प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है इस मामले में। तो पेटेंट के मामले में हम लगातार ग्रोथ को दर्शाते हैं। अब आ जाओ डिजाइन पर। भारत में टोटल कितने डिजाइन प्राप्त थे? 12,000। फिर 12 से हम पहुंच गए 14,000 पे, फिर ये 14 ही रहा, और फिर ये 22 हो गया, और अभी भी 22 है। ये लगातार बढ़ रहा है। हाँ देखो इस साल 22,699 से 22,698, मतलब 1 की कमी हो गई है। तो भारत में इस साल कोई ग्रोथ नहीं हुई, जबकि एक डिजाइन कम मिला। मध्य प्रदेश में 62 से डबल हुआ 127, फिर डबल हुआ 214, फिर 441, मतलब बहुत लगातार बहुत ज्यादा तेजी से हम मध्य प्रदेश वृद्धि कर रहा है। क्लियर है। इन आंकड़ों को बहुत अच्छे से याद रख लेना, ताकि कंपैरिजन कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में लगातार डिजाइन के मामलों में वृद्धि हुई कि कमी हुई कि क्या हुआ, तो आपको बता पाओ। अगर यही बात और समझनी है तो मैं चार्ट से समझा देता हूं। देखो भाई, ये हम बात कर रहे हैं डिजाइन फाइलिंग की, डिजाइन की। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश है लाल रंग की लाइन से, और इंडिया है नीले। ये यहाँ से नीला है। देखो मध्य प्रदेश जो है पहले 50 था, फिर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा, फिर यहाँ से और आगे बढ़ा डिजाइन के मामले में, और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। तो वर्तमान में 441 डिजाइन मध्य प्रदेश के पेटेंट हो चुके हैं। क्लियर है। भारत यहाँ था 250 में, धीरे धीरे लगातार वृद्धि कर रहा है। और यहाँ देखो ये इस साल में और इस साल में एकदम स्ट्रेट लाइन बनी हुई है।
इसका मतलब हमारी कोई वृद्धि नहीं हुई। मतलब 22,699 और 22,698 एक ही का डिफरेंस है, जो केवल बहुत मतलब कमी को भी नहीं दर्शाता, वृद्धि को भी नहीं दर्शाता। लेकिन भारत में इस एक वर्ष में कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि मध्य प्रदेश में 2 गुना वृद्धि हुई है, ये रट लो। अब यही सब सेम बात आप पेटेंट फाइलिंग के लिए भी रट लो। कैसे भाई, ये देखो मध्य प्रदेश, ये यहाँ आ गया मध्य प्रदेश है ना, तो मध्य प्रदेश यहाँ था, यहाँ से ऊपर बढ़ा और ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो इस तरीके से देखो मध्य प्रदेश का ये जो लाइन है ये ग्रोथ को दर्शाता है। तो पिछले 5 वर्षों में लगातार पेटेंट फाइल्स की संख्या में वृद्धि हुई है। जबकि ये भारत का लाइन देखो, भारत का लाइन कैसा है, यहां से यूं चलेगा, वृद्धि नहीं हो रही है, फिर धीरे धीरे स्ट्रेट, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। अभी पिछले वर्षों में वृद्धि हुई। क्लियर है। भारत मध्य प्रदेश में टोटल जो पेटेंट्स हैं उनकी संख्या रट लेनी है, और ये पूरा चार्ट अपने दिमाग में सेट रखना है कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है। अब हम फैक्चुअल जो बहुत काम की बातें वो आपको बता देते हैं। जो एक फैक्ट हमें रटना है वो याद हो। मध्य प्रदेश ने 2018-19 से लेकर 2022-23 तक अपने पेटेंट और डिजाइन फाइलिंग में लगातार सुधार किया। दिख रहा था चार्ट पे, दिख रहा था। भारत में पेटेंट फाइलिंग की चक्रवृद्धि वृद्धि वार्षिक दर जो है वो 10% है। मतलब भारत हर साल 10% ग्रोथ करता है पेटेंट के मामले में, जबकि मध्य प्रदेश जो ग्रोथ दिखाता है वो 27% है। मतलब भारत में ग्रोथ हो गई 10%, जबकि मध्य प्रदेश में ग्रोथ होती है 27%। फिर अगला, मध्य प्रदेश में डिजाइन फाइलिंग में लगभग 48% की वृद्धि देखी जाती है, जबकि भारत में जो है वृद्धि केवल 12% होती है। दो चीजों में हम डिफरेंस देख रहे हैं, पेटेंट में और एक डिजाइन में। तो पेटेंट में भारत में वृद्धि है, पेटेंट में भारत में वृद्धि है 10%, जबकि डिजाइन में भारत में वृद्धि है, डिजाइन में भारत में वृद्धि है 12%। ठीक है, ये भारत है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में पेटेंट में वृद्धि है 27%, और जबकि डिजाइन में वृद्धि है 48%, जो बहुत खतरनाक सी वृद्धियों को दर्शाता है। मतलब 3 गुना से भी ज्यादा, 10 का गुना करो तो 3, मतलब 30 होता है, उसके आसपास 3 गुना ज्यादा। और यहाँ 12 का 4 गुना करो, 12 दूनी 24 और उसका डबल करो तो 48, मतलब 4 गुना। तो भारत ने जितने डिजाइन किए उससे 4 गुना वृद्धि मध्य प्रदेश करता है, और यहाँ 3 गुना वृद्धि करता है। तो पेटेंट 3 शब्द का इसलिए 3 गुना वृद्धि, डिजाइन 4 शब्द का इसलिए 4 गुना वृद्धि मध्य प्रदेश कर रहा है। मध्य प्रदेश ने 2021-22 में 22-23 में, अब 2 सालों की तुलना कर रहे हैं, 21-22 से 22-23 में पेटेंट फाइलिंग की वार्षिक वृद्धि जो है वो 32%। ये 5 वर्ष की वृद्धि को दर्शा रहे थे, ये 1 साल की वृद्धि है 32% की गई, जबकि डिजाइन फाइलिंग में 63% की वृद्धि हम दर्शाते हैं। क्लियर है। 1 वर्ष की अगर वृद्धि देखो तो 32 और 63, 32 का डबल 64 होता है, लगभग उतना ही है। मतलब हम पेटेंट मध्य प्रदेश जो है वो पिछले साल की तुलना में 32% तो वृद्धि दर्शाता है पेटेंट में, और 64% वृद्धि दर्शाता है डिजाइन में। क्लियर है। हाँ, क्लियर हो रहा है। चलो, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, याद करना। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूरे विश्व की बात करेंगे। ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा हमने देख लिया, विश्व का आंकड़ा देखते हैं। तो विश्व का आंकड़ा देखो तो उसके लिए कोई रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। तो वहां आई वीपो द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट 2024, जो कि 2023 के आंकड़े देती है। 25 में 24 के आंकड़े आएंगे, चलेगा। 7 नवंबर 2024 को जारी वैश्विक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत पहली बार, यहां से बहुत काम की बातें हैं, भारत पहली बार 2023 में 64,480 पेटेंट की संख्या के साथ दुनिया में 6वें स्थान पर था। अभी तक तो हम 10 में भी नहीं आते थे, लेकिन इस साल हम 6वें स्थान पर आ गए, जो टोटल 15% वृद्धि को दर्शाता है। ये विश्व के साथ वृद्धि, भारत के अंदर का कार्यक्रम नहीं चल रहा है ना। दुनिया में अधिकतम पेटेंट दाखिल करने वाला देश कौन सा है? चीन है।
दूसरा कौन सा है? अमेरिका है। तीसरा जापान है। चौथा दक्षिण कोरिया, पांचवा जर्मनी और छठा देश बन गया है भारत। तो जो जर्मनी है उसके पास 1,33,000 पेटेंट है, भारत के पास उसका आधा 64,000 पेटेंट है। क्लियर हो रहा है? और चीन के पास 1.64 मिलियन पेटेंट हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके पास 10 लाख, अमेरिका के पास 5 लाख। दिख रहा है ना, ये 10 लाख में ये 1.6 मतलब 16 लाख हो जाएगा ये तो 16 लाख। चीन के पास 16 लाख पेटेंट है, अमेरिका के पास 5 लाख पेटेंट है, जापान के पास 4 लाख, दक्षिण कोरिया के पास 2 लाख, जर्मनी के पास 1,33,000 और भारत छठे नंबर पे जिसके पास 64,000 पेटेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ो। ट्रेडमार्क आवेदन में भारत चौथे स्थान पर है। आवेदन में ट्रेडमार्क की बात करें, पेटेंट में छठे स्थान पर है भारत पूरे विश्व में, पेटेंट पर हम छठे स्थान पर, ट्रेडमार्क के नाम पर हम चौथे स्थान पर, 4th प्लेस। 7.4 मिलियन के साथ चीन पहले स्थान पर। चीन हर चीज में प्रथम है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन सब में सबसे पहले स्थान पर चीन है। आप नीच के लगाना। औद्योगिक डिजाइन 200807 के दुनिया में चीन सबसे प्रथम स्थान पर है। संख्या पहले याद मत रखो। और भारत जो है वो यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। क्लियरली ये मेंशन हो जाएगा, दिमाग में याद हो जाएगा। 3 चीजें याद रखो, पेटेंट के मामले में भी, डिजाइन के मामले में भी और जो ट्रेडमार्क है सबके मामले में चीन प्रथम है। भारत के नंबर अलग अलग हैं। भारत पेटेंट के मामले में हम अलग जो है, देखो डिजाइन में हम कौन से स्थान पर हैं? डिजाइन में हम छठे स्थान पर हैं, सॉरी चौथे स्थान पर हैं। सॉरी, डिजाइन में हम तीसरे स्थान पर हैं, पेटेंट में हम छठे स्थान पर हैं और ट्रेडमार्क में हम चौथे स्थान पर हैं। तो ये 3 चीजें हमें याद रखनी है भारत की, पूरे अच्छे से इनको घोंट घाट लेना। और आगे बढ़ते हैं। भारत का जो संस्था है उद्योग संवर्धन विभाग, वो क्या कहता है? उसने एक अलग आंकड़ा दिया है, वो भी रखना है। भारत में स्वीकृत पेटेंट की संख्या 2014-15 से 17 गुना बढ़ी है। ये एक अलग से थ्योरी अपने दिमाग में याद रख लेना कि पिछले 8-10 साल, देखो विश्व में पेटेंट मिलने में भारत बहुत गरड़ा देश माना जाता था 2012-13 तक। 2012-13 के बाद इसमें सरकार ने स्पेशल बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करके ये बोला कि भारत को क्यों नहीं मिलते पेटेंट, उनके मानकों को पालन करो और उनके अनुसार पेटेंट लो। तब जाकर के 2014-15 से लेकर अगर 2023 तक की बात करें तो 17 गुना वृद्धि हुई है हमारे पेटेंट्स में। आपको भारत सरकार ने क्या किया है, भारत का विश्व में बोलबाला क्यों हो रहा है, ये यहाँ से समझ में आने लगा होगा। फिर ये तो हो गई पेटेंट की बात, ये पेटेंट की बात है। अब हम डिजाइन की बात करते हैं। तो डिजाइन की बात करो तो डिजाइन के मामले में 2014-15 से लेकर 23-24 तक कितनी वृद्धि हुई? लगभग 5 गुना वृद्धि यहाँ दर्शाई गई कि 5 गुना वृद्धि हमारे इसमें हुई है, या इस सेक्टर में हमने 5 गुना वृद्धि की है। दोनों बातें क्लियर है। भारत का विश्व में नाम इसी कारण धीरे धीरे फेमस होते जा रहा है। जैसे आपको यह बताया ना, जापान की मोनोपोली टेक्नोलॉजी में, अमेरिका की मोनोपोली टेक्नोलॉजी में, अब भारत भी आगे बढ़ रहा है। भारत का भी ट्रेडमार्क, भारत की भी चीजें जो है वो विश्व में प्रसिद्ध होने लगी है। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब हम जीआई टैग की बात करते हैं। मेक इन इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन, हाँ दिव्या बहुत सही बताया आपने, मेक इन इंडिया का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्रधानमंत्री कौशल विकास का भी कंट्रीब्यूशन है और भारत सरकार ने जो और योजनाओं से फंडिंग करना शुरू किया उसका भी कंट्रीब्यूशन है। अब इसी में हम जीआई टैग की बात कर लेते हैं, तो थोड़े से 2-4 फैक्ट वहां से बता देता हूँ। देखो जीआई टैग क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक हिस्सा। ठीक है, भारत का प्रथम उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला वो था दार्जिलिंग की चाय। देखो सोचो, कानून बना 1967 में, भारत अप्लाई नहीं करता था कि हमें इस चीज के लिए जीआई टैग दे दो, तो क्यों मिलेगा जीआई टैग? भारत को पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जीआई टैग मिला और जीआई टैग भारत का मिला दार्जिलिंग की चाय के लिए 2004 में। भारत का पहला जीआई टैग था, याद रखना।
वर्तमान में भारत के पास 600 से अधिक जीआई टैग है, मतलब 600 एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा बता रहा हूं 2024 का। क्लियर है। भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग जो है वो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो चुके हैं। पिछले साल तक अलग था आंकड़ा, अब उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है जिसको 69 जीआई टैग है, और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु जिसको 58 जीआई टैग है। मध्य प्रदेश तो बहुत पीछे है, नंबर याद ही मत करो, लेकिन मध्य प्रदेश को कुल 21 जीआई टैग हमारे मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं। अभी तक मध्य प्रदेश को 21 जीआई टैग मिले हुए हैं। क्लियर है। 2 उत्पादों पर मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश के साथ। नागपुरी संतरा के लिए मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र के साथ, और महोबा देसाउरी पान के लिए मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश के साथ में जीआई टैग मिला। ये 2 संयुक्त जीआई टैग है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग जो है वो चंदेरी की साड़ी को 2005 में मिला था। भारत को पहला जीआई टैग 2004 में मिला दार्जिलिंग की चाय के लिए। मध्य प्रदेश को पहला जीआई टैग मिला चंदेरी की साड़ी के लिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 21 जीआई टैग मिल चुके हैं, ये हमने पहले ही बता दिया आपको। अब अगली बात का 2024 में हमें 2 जीआई टैग मिले, 20वां जीआई टैग और 2000, देखो ये 2024 का आंकड़ा है। 2024 में हमें 2 जीआई टैग मिले। एक तो रियावन लहसुन के लिए, जावरा रतलाम में जो बड़ी बड़ी सी लहसुन पैदा होती है ना, जिसे क्या कहते हैं, रियावन लहसुन। क्या कहते हैं, रियावन लहसुन। रियावन लहसुन कहां पर, रतलाम में पैदा होती है, जिसे जीआई टैग मिला 2024 में। और 21वां आखिरी जीआई टैग हमें मिला बुंदेलखंडी काठियावाड़ गेहूं के लिए। ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से मिला। याद रहेगा 2024 में हमें 2 जीआई टैग मिले। कौन कौन से, 20वां और 21वां। 20वां लहसुन है और 21वां गेहूं है। क्लियर है। जीआई टैग का नारा क्या है, अतुल्य भारत अमूल्य निधि। मध्य प्रदेश की विशिष्ट उपजों को जीआई टैग प्राप्ति की संभावना के लिए हमने जीआई सेल बनाया। जीआई सेल जबलपुर के जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय उसके अंदर बनाया गया, स्थापना की गई। रुचि का बहुत अच्छे से याद हो रहा है, वेरी गुड बच्चा। चलो, ये आपको बहुत अच्छे से, कल भी मैंने ये बातें बता दी थी, ये पॉइंट मैं कल का जो है वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2023-24 में मध्य प्रदेश की सरकार ने जबलपुर विश्वविद्यालय को कहा कि ये 6 कृषि की चीजें हैं जिनके लिए हमें जीआई टैग देना है। तो हमने पिछले साल टोटल 8 और नए आवेदन किए, सॉरी इस साल हमने 8 नए आवेदन किए। महाकौशल क्षेत्रीय धान के लिए, सिताही कुटकी के लिए, वेगनी अरहर के लिए, नागदमन कुटकी के लिए, बालाघाट चने के लिए, सिवनी जीरा शक्कर धान के लिए 6 नए पेटेंट हमने फाइल किए। कृषि विभाग 2 नए चीजों पर फिर से फोकस कर रहा है। नरसिंहपुर और गुना के दोनों के मिक्स में जो चलती है 2 उपजें, जैसे भदावरी जो तुअर दाल है वो, और कुंभराज का धनिया, ये 2 चीजों में हमें जीआई टैग और चाहिए। इनके लिए हम लगे हुए हैं। याद रखना, धनिया कहाँ का फेमस है, कुंभराज का, और तुअर दाल कहाँ की फेमस है, भदावर की, है ना। ये याद रखना। गार्डर वाला ये जो जगह है ना, भाट सावरा गार्डर वाला, ये जगह की हमें तुअर दाल का जीआई टैग चाहिए। इसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो 1-2 साल में मिलेगा हमें। अब एक काम और समझ लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर कहां पर है मध्य प्रदेश में, तो इंदौर में है। याद रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर इंदौर में है, इधर विजयनगर के पास में ही है। 26 अप्रैल को पूरे विश्व में बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन 8 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने चलाया था। इसकी नोडल एजेंसी उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग है। और ये क्या करती है कि भाई अपने देश में ज्यादा से ज्यादा पेटेंट लेकर के पूरे विश्व में अपनी चीजों को बेचने की कोशिश करो, ऐसा प्रयास भारत सरकार करती है। अब भारत के जो जीआई टैग हैं वो रट लेते हैं, हम रट लें, चलो जल्दी से हम रट लेते हैं। सबसे पहले चंदेरी की साड़ी को कब मिला, 2005 में मिला। और चंदेरी कहाँ है, अशोकनगर में। तो चंदेरी की साड़ी फेमस है अशोकनगर की, लेकिन इसे जीआई टैग कब मिला, ये साल याद करना है हमें। ये पूछा जाएगा कि जीआई टैग इसको कब मिला, ठीक है। या तो ये देखो 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग कब मिला, और कड़कनाथ मुर्गे को किस जगह के लिए जीआई टैग मिला, दोनों रखने हैं।
तो चंदेरी की साड़ी कितनी है, कितनी बड़ी होती है, तो रटने के लिए कर लो कि चंदेरी की साड़ी 5-6 फीट की होती है। कितनी होती है, 5-6 फीट की होती है चंदेरी की साड़ी। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा कि 5-6 फीट की मतलब 2005-6 में इसे जीआई टैग मिला। क्लियर है। और चंदेरी की साड़ी अशोकनगर सबको रटा हुआ है, इसलिए इसको कोड नहीं बनाना। ठीक है। अगला, चमड़े के खिलौने। चमड़े के खिलौने कहाँ बनते हैं, इंदौर में बनते हैं। और ये इंदौर का जो चमड़े का खिलौना है बहुत फेमस है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ 2008-9 में। कब प्राप्त हुआ, 8-9 में। चमड़े का खिलौना, इंदौर। ठीक है, देखो ये जो मनुष्य है ये दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, ये चमड़े का खिलौना ही तो है। उस भगवान ने बनाया या धरती पर मोह माया के चक्कर में उलझ गया। ये चमड़े का खिलौना दिख रहा है, ये चमड़े का खिलौना। ये चमड़े का खिलौना जो है वो इस दौर में इंसान भी चमड़े का खिलौना बन गया है। तो इस दौर में, क्या बोला मैंने, इस दौर में इंसान जो है वो इंसान नहीं रह गया, क्योंकि उसमें नैतिक मूल्य तो है ही नहीं। तो वो क्या बन गया, चमड़े का खिलौना बन गया। तो इस दौर में इंसान या मनुष्य क्या बन गया, चमड़े का खिलौना। चमड़े का खिलौना, तो याद हो जाएगा कि चमड़े का खिलौना कहाँ का है, जिसको जिसको कहाँ का जीआई टैग है। तो इस दौर में से इंदौर याद हो जाएगा। तो इंदौर में चमड़े का खिलौना याद रख लो। चलो आगे बढ़ो। अभी मैं साल एक साथ याद नहीं कराऊंगा, दो चीजें एक साल लेके चलेंगे तो फिर भूल जाएंगे, इसलिए केवल जगह का नाम मैं याद करा देता हूँ, साल आप याद कर लो, नहीं तो फिर अगली बार में जब रट्टे मारी क्लास चलेगी तो फिर उसमें देखेंगे जिनका साल याद कराने की। ठीक है। बाघ प्रिंट, बाघ प्रिंट धार का है भाई। बाघ प्रिंट सबको पता है। बाघ की गुफाएं कहां पर है, बाघ की गुफाएं वही जहां बाघ नाम की एक जगह है, धार जिले में एक कस्बा पड़ता है बाघ, और उसमें वो गुफाएं हैं, इसलिए इसका नाम बाघ पड़ गया, बाघ की गुफाएं। ऐसा थोड़ी है कि वहां शेर ने, बाघ ने ऐसे खोदी थी गुफाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस जगह का नाम बाघ है, इसलिए उस गुफा को बाघ की गुफा कहते हैं। जैसे अगर वो ग्वालियर में मिलती तो उसको ग्वालियर की गुफा कहते हैं, बालाघाट में मिलती तो बालाघाट की गुफाएं कहते हैं। अब वो बाघ में मिली इसलिए उसे बाघ की गुफा कहते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में मत रखना है कि वो शेर ने, बाघ ने खोदी होगी इसलिए बाघ की गुफाएं, ऐसा नहीं है। तो बाघ की गुफाएं जो है वो कहाँ है, धार में। ठीक है। हाँ, नहीं पल्ले पड़ा, बाघ की गुफाएं भी रटनी पड़ेगी क्या, इतना सरल भी रटना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो। बेलमेट वेयर, ये दतिया और टीकमगढ़ का है। ये बेलमेट वेयर क्या होता है, ये देखो दिख रहा है, ऐसे बेलमेट वेयर होते हैं। इनको दतिया जो है, दतिया और टीकमगढ़ को इनका जीआई टैग प्राप्त है। तो बेलमेट वेयर, बेल मेट नहीं है, मेटल है, बेल मेटल वेयर। मेटल मतलब आप समझते हो, धातु को हम बोलते हैं मेटल। जो धातुएं होती है ना, चांदी, तांबा, कांसा, धागा, ये सब क्या होती है, बेल। बेल मतलब अलग अलग आकृतियां। तो बेल मेटल वेयर ये कहां पर है, दतिया और टीकमगढ़ में है ना। देखो, जो धातु की बनी, मेटल की बनी चीजें होती है वो बहुत टिकाऊ होती है। भाई आप लकड़ी का बना लोगे तो सड़ जाएगा, उसमें वो लग जाएगी, अपनी क्या लग जाती है लकड़ी में, लकड़ी में क्या लग जाती है, लकड़ी में जो भी कीड़े पड़ जाते हैं ना, सड़ जाती है, वो फूल जाती है, सड़ जाती है, तो लकड़ी सड़ जाती है। लेकिन जो लोहे के, तांबे के ऐसी चीजें होती है, मेटल की जो चीजें होती है वो कभी खराब नहीं होती, तो वो टिकाऊ होती है। कैसी होती है, टिकाऊ। तो टिकाऊ से हो जाएगा टीकमगढ़। तो बेल मेटल वेयर कहाँ है, टिकाऊ। दीमक लग जाती है ना, हाँ, तो लकड़ी में दीमक लग जाती है। मिट्टी जो है वो थोड़े दिन बाद क्या हो जाती है, फट जाती है, टूट जाती है ना। लेकिन जो मेटल की चीजें होती है वो बहुत टिकाऊ होती है। तो मेटल की चीजें जो है वो टिकाऊ होती है। ये थोड़ा शब्द मैंने उसमें स्पेस नहीं दिया, वो ऐसे लिखना था, बेल मेटल वेयर, बेल मेटल। तो मेटल जो है वो टिकाऊ होता है, इसलिए टीकमगढ़ हो जाता है। ठीक है। हाँ चलो, तो टीकमगढ़ के साथ में दतिया चिपका हुआ, याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। महेश्वर की साड़ी, महेश्वर साड़ी, महेश्वर जगह कहां पर है, खरगोन में है ना। महेश्वर कहां पर है, तो महेश्वर की साड़ी कहां पर होगी, खरगोन में। रतलामी सेव कहां मिलेगी, रतलाम में। तो रतलामी सेव रतलाम, महेश्वर की साड़ी खरगोन, रटने की जरूरत ही नहीं है। नागपुरी संतरा,
ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से मिला है। लेकिन नागपुरी संतरा मध्य प्रदेश में कहाँ फेमस है? छिंदवाड़ा में। कहाँ? छिंदवाड़ा। और ये छिंदवाड़ा का एक जिला एक उत्पाद भी है, याद रखना। तो मैंने जब एक जिला एक उत्पाद याद कराया था तो याद कराया था ना कि संतरा, या इसे नारंगी भी कहते हैं ना, नारंगी संतरा एक ही है ना, ये नारंगी या संतरा जो है वो छिंदवाड़ा में पैदा होती है। तो देखो नारंगी संतरा, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसका मैंने आपको वो करके भी बताया था कि जब हम छोटे बच्चे थे तो बच्चों की आंखों में ऐसे ऐसे कर देते थे ना वो स्कूल के टाइम पे, तो छेद होते हैं, मतलब छिंदवाड़ा याद हो जाएगा। तो छिंदवाड़ा और नागपुर दोनों है, तो नागपुर महाराष्ट्र का और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का, तो दोनों को संयुक्त रूप से। आगे कड़कनाथ मुर्गा, झाबुआ, तो अपनी बुआ जो है बहुत कड़क थी, अपन ने याद कर लिया था कि बुआ जो होती है वो कैसी होती है, वो बहुत कड़क होती है। तो कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग कहाँ मिला? झाबुआ में मिला, याद हो गया। फिर चिन्नौर चावल, ये चिन्नौर चावल कहाँ है? बाला। तो बाला जो है वो चींची चींची बहुत कर रही थी ना अपनी, ये जो बाला है वो चिन्नौर। ऐसे होते संतरा, संतरा में क्या पता रेशे होते हैं, छेद होते हैं। हाँ छेद होते हैं संतरा में दिव्या, इसीलिए तो छेद होते हैं, तो छिंदवाड़ा हो जाएगा। छेद होते हैं ना संतरा में। हाँ वेरी गुड। चलो चिन्नौर चावल, तो ये जो बाला है अपनी वो बहुत चींची चींची करती थी, चिल्लाती थी, है ना। ठीक है, चंचल भी थी, चंचल थी, चिल्लाती थी, तो चंचल चिंचल सफेद चिंचल बाला थी, इसलिए चिन्नौर जो चावल है वो बाला का है। अगला महोबा देशावली पान, ये महोबा देशावली पान भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त रूप से है ना। तीन चीजें हो गई संयुक्त रूप से, एक नागपुरी संतरा महाराष्ट्र के साथ, महोबा देशावली पान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और एक गेहूं, कौन सा वाला गेहूं जो अभी 2024 में जिसको मिला वो। ये तीनों चीजें हमको कॉमन है, दो राज्यों में मिक्स है ना। ठीक है, ये आ जाएगा। मुरैना की गजक, मुरैना की गजक को जीआई टैग मिल चुका है, मुरैना। अब इंदौर में भी कोई दुकान खोलता है तो आपको पता है उसका नाम क्या रहता है? गजक की दुकान का, मुरैना की प्रसिद्ध गजक। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि असली स्वाद जो मुरैना की गजक में होता है, इसलिए मुरैना की प्रसिद्ध गजक बोला जाता है। ठीक है। पत्थर शिल्प जबलपुर भेड़ा घाट, तो अब देखो पत्थर शिल्प लिखा हो गया है जबलपुर, है ना। पत्थर शिल्प, पत्थरों पर कलाकृति बनाने की, पत्थरों को काट काट कर ठोक ठोक कर मूर्ति सब बनाने की जो शिल्प है वो भेड़ा घाट में। कहां पर है? भेड़ा घाट पे। पत्थर ही पत्थर है, वैसे भी भेड़ा घाट घूमने जाओगे तो पत्थर ही मिलेंगे, तो पत्थर शिल्प भेड़ा घाट याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। गोंड चित्रकारी डिंडोरी, है ना। गोंड चित्रकारी, अब ये क्या है? गोंड डिंडोरी, ऐसे जोड़ना है इसको। तो ये गोंड का ड इंपॉर्टेंट, डिंडोरी का ड इंपॉर्टेंट, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो गोंड द से डिंडोरी, क्लियर है। फिर लोह हस्तकला, ये भी डिंडोरी है। देखो लोह हस्तकला, तो जब हम किसी से लोहा ले लेते हैं तो उसे डंडे डंडे से मारते हैं। अरे किसी से लोहा ले लोगे, दुश्मनी कर लोगे तो डंडे डंडे से मारेंगे कि नहीं? ठीक है, लोह मतलब लोहे ले लो किसी से तो डंडे डंडे से मारो उसको, तो डिंडोरी हो जाएगा, याद है। ग्वालियर की कालीन, ग्वालियर। वारासिवनी की साड़ी, ये याद रखना, वारासिवनी की साड़ी, ये बालाघाट है। ये क्या है? बालाघाट। अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है ना, यहाँ से प्रश्न आ चुका है किसी एमपीपीएससी की ने किसी एक एग्जाम में पूछ लिया, वारासिवनी की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? बालाघाट। देखो ये अपनी जो बाला थी ना, अभी थोड़ी देर पहले चिन्नौर चावल में ची 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 कर रही थी, चंचल सी बाला, है ना। ये अब बाला क्या करेगी? ये वर प्राप्त करने के लिए शिव भगवान की पूजा करेगी। क्या करेगी? वर प्राप्त करने के लिए शिव की पूजा करेगी, है ना। और साड़ी पहन कर करेगी। क्या करेगी? बाला जो है वो शिव की वर प्राप्त करने के लिए। अरे आप इस दुनिया की सारी लड़कियां करवा चौथ करती है ना, नहीं करवा चौथ नहीं, हरतालिका तीज, हाँ जो भी करती है, जो भी करती है लड़कियां, एक उपवास करती है अच्छा वर मिले इसके लिए, तो वो शिव की पूजा करती है ना। तो ये वर अच्छा मिले इसलिए शिव की पूजा करती है साड़ी पहनकर। कौन करती है? तो ये बाला करती है। कौन करती है? ये बाला करती है। तो बाला जो है वो अच्छा वर प्राप्त करने के लिए शिव की पूजा करती है साड़ी पहनकर। तो वारा शिवनी साड़ी बालाघाट कनेक्ट हो गया एक दूसरे से, याद रह जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले है शराबती गेहूं।
ये शरारती गेहूं, मैं तो सरबती गेहूं बोलोगे तो भूल जाओगे, आप बोलो शरारती गेहूं। शरारती गेहूं, भाई शरारती है बच्चा तो किसी भी दिशा में चले जाएगा, बहुत शोर शराबा करेगा। तो देखो ये लिखा मैंने शरारती गेहूं, शरारती गेहूं। अब जो शरारती बच्चे हैं ना वो बहुत ही शोर करते हैं और किसी भी दिशा में घूमने चले जाते हैं। तो दिशा से बना विदिशा और शोर से बना सीहोर, याद हो जाएगा। सीहोर और विदिशा दोनों याद कर लो शरारती गेहूं से। फिर अगला है बटिक प्रिंट। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो छोटे छोटे बटुक होते हैं ना वो पंडित होते हैं, और वो पंडित कहाँ मिलेंगे आपको, उज्जैन के घाट पर। उज्जैन में राम घाट है, वहीं पर मिलेंगे आपको बटिक प्रिंट, यानी बटुक मिलेंगे, ठीक है। सुंदरजा आम कहाँ का फेमस है, रीवा का फेमस है। और 2024 की दो चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं पहले, तो वो याद हो चुकी है, तो करंट अफेयर्स है, इसलिए यहां तक का पॉइंट हमने अच्छे से याद रख लेना है, घोट घाट करके रख लेना है। क्योंकि अब आज की क्लास 1.5 घंटे की हो गई है, इसलिए हम इस क्लास के बाद अगली जो क्लास लेते हैं वो वाली कल पे पोस्ट ट्रांसफर करते हैं, या तो मैं रात को अगर टाइम मिला तो, वैसे मेरा प्लान है कि रात को फिर मैं वो आंदोलन वालों के पास जाऊं, थोड़ी देर बैठूं उनके साथ। लेकिन अगर फिर भी मैं ऐसा कुछ प्लान नहीं रहा तो मैं शाम को आपको नोटिफिकेशन देकर के कल शाम को, आज शाम को फिर से क्लास होगी, वो वाली क्लास, स्पेशल क्लास जो हम लेते हैं। आज की क्लास 1.5 घंटे खींच चुकी है, इसलिए अब अभी इस क्लास को यहीं रोकते हैं। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, 1.5 घंटे तक मुझे झेला आप लोगों ने। चलो धन्यवाद, विदा लेते हैं।